तो क्या हाल है भाई ट्वेल्थीज। इंग्लिश का पेपर देके थक गए होगे ना। इतना बड़ा पेपर जो होता है, चलो कोई नहीं, जो हो गया अब सो हो गया। मैथ्स का पेपर देके तुम लोग मूड खराब के करके आए होगे अपना, क्योंकि भाई वो आ ही रहा है, मूड खराब करने वाला ही आ रहा है। कल 10th का था, उन्होंने भी मूड खराब कर रखा है। बट कोई नहीं, जो गया सो गया। ठीक है, अब जो आने वाला है ना उसकी चिंता करो, उसे बर्बाद नहीं होने देना हमने। ठीक है, दिन रात के लिए ना भाई तैयार हो जाओ। मैं भी यहीं खड़ा हूं तुम्हारे साथ और तुम भी यहीं खड़े हो मेरे साथ। ठीक है, कोई भी नहीं हिल रहा है यहाँ से। 7 दिन है हमारे पास और 7 दिन में ना सुबह शाम रात दिन एक कर देंगे। ठीक है, और क्या करके दिखाएंगे भाई, डेवलपमेंट को बिल्कुल रट लेंगे बहुत ढंग से, और मैक्रो को भी एकदम समझ लेंगे जितने भी उसके चैप्टर्स हैं। सुबह डेवलपमेंट दूंगा, शाम को मैक्रो दूंगा, और साथ साथ 10-10 क्वेश्चन अटैच करके देता जाऊंगा। रिवाइज होता जाएगा। और भाई इकोनॉमिक्स की ना एक ही खास बात है, जितनी आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, जितना आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे, उतने अच्छे मार्क्स आप उनसे लेके आओगे। मैं नहीं कहता भाई सीबीएसई थर्ड सेट दे, फर्स्ट दे या सेकंड दे, तुम्हारे हाथ में जो भी लगे, तुम्हें पेपर आना चाहिए। ठीक है, मुझे ये रीजन नहीं चाहिए भैया थर्ड सेट आया था बहुत हार्ड था, तो तैयारी कर लो ना हार्ड लेवल की भाई। अभी से 7 दिन है, 10 क्वेश्चन सुबह लिखो, 10 शाम को लिखो, और देखो क्या इंप्रूवमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इतना काम करते हैं और इको को खत्म करते हैं भाई जल्दी से, क्योंकि उसके बाद हमारे पास अकाउंटेंसी भी है। तो बहुत छोटे से चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्या है हमारे पास, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बीओपी ले रहे हैं और फॉरेक्स ले रहे हैं। फॉरेक्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है आपका। इंपॉर्टेंट चीजें बस एक्सप्लेन करता जाऊंगा, दिमाग में रखते जाना, डिस्क्रिप्शन में से क्वेश्चन उठाते जाना और करते जाना। पॉइंट वाइज बनाना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि भाई ये एप्लीकेशन बेस में बहुत आता है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस मतलब एक स्टार्टिंग से आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और सिचुएशन बताई जाएगी, आप बताओ देश में क्या चल रहा है, कौन सी सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी रखना अपनी। ठीक है, तो भाई देखो हम क्या करने वाले हैं, बीओपी स्टार्ट करने वाले हैं। बीओपी क्या होता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इसे बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या है, एक तरीके की अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है ये, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उन सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की जो एक रेसिडेंट ने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में करी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करी। ठीक है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फिर एक समरी, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आपने एज अ रेसिडेंट अपनी कंट्री में करी है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करी है, इसे क्या बोलते हैं, हम बीओपी बोलते हैं। तो इसमें क्या, ये डबल एंट्री सिस्टम से चलता है, एक हिस्सा डेबिट होता है, एक हिस्सा क्रेडिट होता है आपका। क्लियर है। अब बीओपी की डिफाइन जानने के बाद हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि भाई ट्रांजेक्शन तो वही रिकॉर्ड होती है ना जो इकोनॉमिक नेचर की होती है। ठीक है, इकोनॉमिक नेचर बोले तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ेंगे भाई, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीओपी आप देख रहे हो, इसमें आपको बीओटी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगा, करंट अकाउंट मिलेगा, कैपिटल अकाउंट मिलेगा, इन दोनों के कंपोनेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कंपोनेंट भी मिलेंगे आपको, इसके भी कंपोनेंट होते हैं अपने भाई, दोनों के कंपोनेंट आपको मिलेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है, ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम जरूर मिलेगा भाई, और ये है भी जरूरी, ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और एट लास्ट आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, डेफिसिट बीओटी, डेफिसिट बीओपी दिखेगा कि जब उसमें डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो इसे कैसे ठीक करते हैं और सिचुएशन क्या होती है। और इसमें आपको और क्या देखने को मिल सकता है, इसमें मिलेगा ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट लास्ट ईयर भी है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल सी चीज, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा लेकिन टॉपिक वही बताऊंगा जो पेपर में आएंगे। आप 1 to 1 रहना, बस मेरे से मेरी वीडियो देखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन करते रहना और प्रैक्टिस भाई कंटिन्यू करना। ठीक है, पेपर बहुत अच्छे से भाई मक्खन की तरह निकलेगा, ना हार्ड लगेगा ना भी आपको मीडियम लगेगा, बहुत इजी लगेगा। क्लियर, तो एक बार इसको उतारो, उसके बाद एक एक करके इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपनी बीओपी की डिफाइन से। डिफाइन के बारे में मैंने अभी तुम्हें बता दिया है कि बीओपी है क्या। क्या है बीओपी, एक ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट जिसमें वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो रेसिडेंट के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुई है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बेसिकली एक साल के बीच में जितनी ट्रांजैक्शन हुई है, किसके बीच में, मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपकी रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बीओपी में। और उसी की जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है एक साल की, उसको क्या बोल देते हैं, बीओपी बोल देते हैं। क्लियर। अब इसमें कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आती है, कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आती है, अगर मैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करूं तो सबसे पहली चीज इसमें आपको मिलेंगे विजिबल ट्रेड। क्या मिलेगा,
विजिबल ट्रेड मिलेगा। उसके बाद इनविजिबल ट्रेड भी मिलेगा इसी में। क्या मिलेगा भाई? इनविजिबल ट्रेड मिलेगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर मिलेंगे इसमें, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आपको देखने को इसी में मिलेंगे, ट्रांसफर। और लास्ट आपको यहां पे कैपिटल ट्रांसफर भी मिलेंगे। तो ये चार चीजों की जो ट्रांजैक्शन होती है वो किस में रिकॉर्ड करी जाती है? बीओपी में रिकॉर्ड करी जाती है। अब देखा जाए ये विजिबल ट्रेड क्या है, नाम से पता लग रहा है विजिबल है, जैसे मैं तुम्हें विजिबल दिख रहा हूं अभी, ठीक है, तुम मुझे विजिबल नहीं दिख रहे हो। तो देखा जाए ये जो विजिबल क्या होता है, जिसको मैं सीन कर सकता हूं, टच कर सकता हूं और मेजर कर सकता हूं, ठीक है। तो वो सारी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है और ओपनली जिनको कस्टम ऑफिशियल वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। गुड्स खोले, डब्बा खोला, देख लिया हाँ ये गुड्स है, टच कर लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, ठीक है, आर नोन एज विजिबल ट्रेड, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिनमें आप गुड्स का लेन देन करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको विजिबल ट्रेड बोला जाता है। ये हो गया। इनविजिबल ट्रेड जैसे इसका उल्टा, जिसमें आप सर्विसेज का लेन देन करते हो, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो कोई भी ऐसी सर्विस लेना या देना, इसको हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। ये आता है भाई सर्विसेज में, एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग लिख लेते हैं, शिपिंग लिख लेते हैं, और आप बोलोगे तो इंश्योरेंस भी लिख देंगे, ठीक है। तो इनका लेन देन किसमें आता है? इनविजिबल ट्रेड में आता है। फिर बात करते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर की। यूनि का मतलब होता है भाई एक तरफा, ठीक है। तो यूनिलेटरल को अनरिक्वेटेड ट्रांसफर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनरिक्वेटेड ट्रांसफर भी बोला जाता है। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इस नाम से आएगा, इससे नहीं आएगा, क्योंकि अगर सीबीएसई घुमाना चाहती है तो हम घूमना ही पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सारी चीजें हम याद जरूर रखेंगे। यूनिलेटरल को अनरिक्वेटेड ट्रांसफर से बोला जाता है। यहां पर वो सारी ट्रांजैक्शन है जिसमें आप कोई भी रीपेमेंट नहीं क्लेम करने की सोचते। मतलब आप जब किसी को गिफ्ट देते हो या फिर आप किसी तरीके का रेमिटेंस देते हो फॉरेन कंट्री में, या फिर किसी ने आपको भेज दिया, तो इसमें कोई भी क्लेम नहीं होता रीपेमेंट का, कि आप ऐसा सोच के नहीं बैठते कि आपको इसका बेनिफिट इन रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको अनरिक्वेटेड ट्रांसफर भी बोला जाता है। लास्ट आपके पास आता है भाई कैपिटल ट्रांसफर। इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? आपने असेट बेच दिया। क्या बेच दिया भाई? आपने असेट बेच दिया। इसमें मैं लिख देता हूं भाई, इसमें गिफ्ट आ गया, रेमिटेंस आ गया, और आप क्या नहीं कर सकते इसमें? आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें क्लेम होगा, कोई रीपेमेंट होगी। इसमें सेल ऑफ असेट आ जाएगा, सेल ऑफ असेट आ जाएगा, बोरोइंग्स आ जाएंगे। अगर ये आपने ली है तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है ये? कैपिटल रिसिप्ट है। और यही चीज परचेज करी है या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो वो किस में चला जाएगा भाई? आपकी पेमेंट में चला जाएगा, कैपिटल पेमेंट में। क्लियर है? तो इन सारी ट्रांजैक्शन का लेन देन किस में रखा जाता है? बीओपी में रखा जाता है। अब इसको जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो कहीं पे, और आगे बढ़ते हैं बीओटी के साथ। क्लियर? चलो तो भाई मैंने तुम लोगों को बता दिया कि हमारा बीओपी होता क्या है और इसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आती हैं, किस किस नेचर की आती है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है हमारे पास? बीओटी। बीओटी क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसमें इसका मतलब बताया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। भाई बीओटी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ विजिबल आइटम आते हैं, और विजिबल आइटम के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, कुछ ऐसे गुड्स जिनको आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हो, जिनको सीन किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, टच किया जा सकता है। क्लियर? तो उनके बीच का जो अंतर होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का, वो किस में जाता है भाई? बीओटी में जाता है। क्लियर है? अब हम इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, बीओटी वर्सेस बीओपी। डिफरेंस देखो भाई, सबसे पहले मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। तो विजिबल आइटम का जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? बीओटी में लिखते हैं। अब बीओपी को देखें, ये एक ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन आती है बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देश में रहने वाले लोग और क्या कहते हैं, आपने जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी ट्रांजैक्शन करी है, उन सबके रिकॉर्ड को हम बीओपी में रखते हैं। उसके बाद देखा जाए इसके कंपोनेंट दिए हुए हैं। बीओटी में क्या आता है? सिर्फ विजिबल आइटम आते हैं। क्या आते हैं? विजिबल आइटम आते हैं। बीओपी की बात करूं भाई, इसमें सब कुछ आता है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और लास्ट में कैपिटल। फिर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। बीओटी में कोई भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। कैपिटल नेचर मतलब जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है आपकी, वो इसमें नहीं आती। इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। लेकिन बीओपी में सारी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन क्या करी जाती है? रिकॉर्ड करी जाती है। उसके बाद सेटलमेंट की बात करें, अनफेवरेबल बीओटी। अनफेवरेबल और फेवरेबल क्या होता है? एक बार बीओपी के टर्म में इसको समझते हैं। अगर मैं फेवरेबल की बात करूं, ठीक है, फेवरेबल की बात करूं, तो ये हमें कहते हैं कि जब आपके बीओपी में रिसिप्ट इज मोर देन किसके हो जाए, ठीक है, रिसिप्ट किसके इक्वल आ जाए? पेमेंट के, तो ये होता है भाई फेवरेबल बीओपी। क्या होता है? फेवरेबल बीओपी। और अगर सरप्लस बीओपी की बात करें, इसको बैलेंस बीओपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैलेंस बीओपी बोला जाता है। इसमें क्या है? रिसिप्ट आपकी इक्वल है पेमेंट के।
सरप्लस बीओपी क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जब पैसा ज्यादा आया, फॉरेन एक्सचेंज दूसरे देशों से आपके पास ज्यादा आ गया लेकिन आपने पेमेंट कम करी, तो ये हो गया भाई सरप्लस बीओपी। एक होता है डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी जब आपकी रिसिप्ट कम हुई और आपने पेमेंट ज्यादा कर दी फॉरेन कंट्रीज को, तो इसे हम किस में रखते हैं भाई, डेफिसिट बीओपी में रखते हैं। तो ये कंडीशन कुछ हमारे लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल है। हम बैलेंस में भी खुश हैं लेकिन सरप्लस में और ज्यादा खुश हैं, लेकिन डेफिसिट हमारे लिए खराब होता है, ठीक है, क्योंकि डेफिसिट में हमें घाटा हो रहा होता है। तो देखा जाए अनफेवरेबल बीओटी, जब आपका बीओटी मैच नहीं करता, कैन बी मैट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। लेकिन उसी जगह मैं बात करूं, आपका बीओपी का बैलेंस बहुत अच्छा है, इसका बैलेंस बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें माइनस का आपको लॉस देखने को मिल रहा है, तो ये अपना कुछ पैसा इसमें ट्रांसफर करेगा और इसको क्या कर देगा, ठीक कर देगा। इस लाइन का मतलब है अनफेवरेबल बीओटी। जो पहले बीओटी आपका खराब था उसको किससे ठीक किया जाएगा, फेवरेबल बीओपी से। अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। अब देखा जाए भाई, ये जो बीओटी है ना, ये इसके अंदर आता है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि काफी नैरो है, लेकिन ये भाई वाइडर कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसमें सारे आइटम्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो देखा जाए इसको मैट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको ठीक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, और इसमें हम देखेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है और उसके बीच में डिफरेंस, फिर उसके कंपोनेंट। क्लियर? तो भाई हम लोगों ने खत्म कर लिया अपना बीओपी और बीओटी का जो भी डिफरेंस बिटवीन था, ठीक है। आधे से ज्यादा चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ध्यान से सुनना, पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। इसके कंपोनेंट पूछ लिए जाते हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि अगर करंट अकाउंट में ऐसा हो रहा है तो उसको कौन सही करेगा, उसके बैलेंस, उसमें अगर डिसइक्विलिब्रियम है उसको इक्विलिब्रियम पे कौन लेके आएगा। देखते हैं भाई होता क्या है। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है भाई, करंट अकाउंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, वो सारी ट्रांजेक्शन जो किस किस नेचर की है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। क्या है, यूनिलेटरल। तो ये तीनों नेचर की ट्रांजैक्शन किसमें रिकॉर्ड करी जाती है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती है। अब इसके कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला कंपोनेंट आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि है विजिबल, ठीक है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है देश का विद इन रेसिडेंट्स के साथ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है, तो जितना भी गुड्स का लेन देन हुआ है, जो विजिबल आइटम्स है आपके, सीन, टच और सब मेजर किया जा सकता है उनको, ठीक है। तो ऐसी जितनी ट्रांजैक्शन है वो किसका पार्ट है भाई, करंट अकाउंट का पार्ट है। और ये क्या है, ये विजिबल आइटम है, तो विजिबल आइटम तो बीओटी के पार्ट होते हैं, ठीक है। किसके पार्ट होते हैं, बीओटी के पार्ट होते हैं। तो जितनी भी रिसिप्ट होंगी, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितनी भी आपकी रिसिप्ट होंगी, आप उसे किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, वो भी किसके, करंट अकाउंट के, क्योंकि इसकी जो क्रेडिट साइड होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव साइड होती है। तो जिसमें हमें पैसा मिलेगा दूसरे देशों से, अगर फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा तो उसे पॉजिटिव साइड पे, और अगर हमने कोई पेमेंट करी है, ठीक है, हमने क्या करी है, कोई भी पेमेंट करी है, तो हम उसे किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड पे, जो कि होती है नेगेटिव साइड। क्लियर? अगले आइटम पे चलो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब जितनी भी सर्विसेज का लेन देन अगर आप अपने किसी भी रेसिडेंट से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कर रहे हो, किसी भी कंट्री के साथ कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी लेन देन किसका पार्ट होता है, करंट अकाउंट का पार्ट होता है। और इसमें क्या आती है, कौन कौन सी सर्विसेज है, शिपिंग है, बैंकिंग है और इंश्योरेंस है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन अगर दी जाती है या ली जाती है, तो इनकी अगर पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के टाइम पे डाल देना भाई डेबिट साइड पे, मतलब नेगेटिव साइड पे, और अगर आपको मिल रहा है कुछ तो इसे डाल देना भाई क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? नेक्स्ट है यूनिलेटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें भाई आप कोई भी सामने से रीपेमेंट की गुंजाइश नहीं होती, मतलब एक बार, ये एक तरीके की वन वे ट्रांजेक्शन, अगर आपने एक बार किसी को दे दिया है कुछ, तो उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। डोनेशन हो गया, गिफ्ट हो गया, रेमिटेंस हो गया, प्राइवेट रेमिटेंस हो गया आपका, ठीक है। तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो और जिसके बदले आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिलने वाला, कोई क्लेम नहीं मिलने वाला, ऐसी ट्रांजेक्शन को यूनिलेटरल या अनरिक्वेटेड ट्रांसफर बोला जाता है। अगर आपको मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में मतलब प्लस साइड में, आप दे रहे हो तो नेगेटिव साइड में मतलब डेबिट साइड में। क्लियर? भाई हमारे पास है हमारा फोर्थ पॉइंट, इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी इनकम या रिसिप्ट आपको हो रही है या आप पे कर रहे हो, किस फॉर्म में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करी है या उन लोगों ने आप में आपके देश में इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसका रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो भी आपको मिलेगा, अगर मिल रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख देना, मतलब पॉजिटिव साइड पे, और अगर आप दे रहे हो तो उसे नेगेटिव साइड पे डाल के खत्म कर देना। तो भाई ये तो हो गया आपका करंट अकाउंट और उसके कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अगर मान लो अब इसके बैलेंस की अगर बात करें, तो इसकी पॉजिटिव साइड आपको बैलेंस कब मिलेगा, बैलेंस करंट अकाउंट कब मिलता है, जब दोनों जो आपकी रिसिप्ट और पेमेंट बराबर होती है, तो बैलेंस है। सरप्लस कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा होगी, पेमेंट कम होगी, सरप्लस है। और डेफिसिट कब होता है, जब आपको मिला कम है और आपने पे ज्यादा कर दिया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है आपका कैपिटल अकाउंट। इसमें वो सारी ट्रांजेक्शन है जो एक कंट्री के असेट एंड लायबिलिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। डायरेक्ट किस पे फर्क पड़ता है, असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री,
ठीक है। तो ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो सारी कैपिटल नेचर की है, ठीक है, जैसे सेल ऑफ असेट हो गया, ठीक है, आपने बोरोइंग्स ले ली, आपने परचेज कर लिया, या आपने किसी को आपने किसी को लैंड कर दिए पैसे। क्लियर। अब इसके कंपोनेंट देखते हैं, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, आपने पैसा लिया है या पैसा दिया है, ठीक है, आपने पैसा लिया है तो आपने जैसे अमेरिका से पैसा लिया, ठीक है, तो ये बोरोइंग होगी। अगर आपने अमेरिका को पैसा दिया है तो ये लैंडिंग होगी। क्लियर है, ठीक है। अगर आप पैसा लोगे तो आपको कैपिटल रिसिप्ट मिल रही है, उसे लिख देना भाई क्रेडिट साइड पे, पॉजिटिव आइटम। और अगर आप दे रहे हो तो आपने पेमेंट कर दिया, आपने पैसा देना पड़ गया, तो वो होगी किस साइड पे, नेगेटिव साइड पे। तो अगर मिल रही है तो पॉजिटिव और दे रहे हो तो नेगेटिव। अब इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर की कंपनीज, ठीक है, आपकी इंडियन कंपनीज में रियल एस्टेट में शेयर्स में अगर पैसा लगाती हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और अगर यही काम आप करते हो उनके देश में जाके तो डेबिट साइड से आप क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे इसे। चेंज इन फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन करेंसी के साथ जो एक्सचेंज चलता है आपका। और फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ना भाई, एक देश का रिजर्व माना जाता है, ठीक है, सारी धरोहर उसका फॉरेन एक्सचेंज ही होता है। और देखा जाए भाई, अगर आप उसमें से कुछ भी विड्रॉल करोगे, अगर आप अपने फॉरेन एक्सचेंज में से विड्रॉल करोगे तो वो क्रेडिट साइड पे कहां जाता है, प्लस, पॉजिटिव आइटम है। और अगर आप उसमें कोई भी पैसा डालोगे, फॉरेन रिजर्व बढ़ाओगे, तो वो डेबिट की तरह नेगेटिव में मान लिया जाता है। क्लियर। तो ये दोनों चीजें हो गई आपकी करंट एंड कैपिटल अकाउंट और इन दोनों के कंपोनेंट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं भाई ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग पे, और फिर डेफिसिट के साथ ये चैप्टर खत्म। तो भाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, और ये है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पेपर में ये आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। गारंटी मतलब मेरी गारंटी है, और आएगा ही आएगा पेपर में। 12th क्लास में हो, तुमने बिजनेस के ऊपर भरोसा किया था और आया था पूरा पेपर यहां से, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी आएगा। एक बार समझ लेते हैं भाई ये दोनों होते क्या है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन क्या होती है भाई, इनका क्या मतलब है। ऑटोनॉमस आइटम रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस आइटम वो इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, जिनको किया ही इसलिए जाता है कि उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको सिर्फ इसीलिए किया जाता है जिनसे हमारा प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस आइटम बोला जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। एकोमोडेटिंग की तरफ देखते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction। तो बेसिकली देखा जाए ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि आपके बीओपी में जो भी डिसइक्विलिब्रियम है उसको ठीक किया जा सके। क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके। तो ये बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कर रही है, और ये क्या कर रही है, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। तो जो प्रॉफिट के लिए काम करे वो ऑटोनॉमस, जो उसके डिसइक्विलिब्रियम को, डेफिसिट को सरप्लस में बदलने के लिए काम करे या फिर उसको बैलेंस करने के लिए काम करे, उनमें कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, एकोमोडेटिंग आइटम आते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई इफेक्ट ऑन बीओपी। अगर मैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन करूंगा, बीओपी पे क्या इफेक्ट आएगा। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। बीओपी से इसका लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपने आप पे चलता है, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन करी जाती है सिर्फ प्रॉफिट, ओनली पैसे से मतलब है कि अगर ये ट्रांजैक्शन हुई है तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। लेकिन इसकी बात करें, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी। इस वर्ड को आपने नोट करना कि देखा जाए ये ट्रांजैक्शन करी ही इसलिए जा रही है ताकि आप बीओपी के बैलेंस को क्या कर सको, मेंटेन कर सको। लेकिन ये किस लिए, इसका बीओपी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से लेना देना है। नेक्स्ट है करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन दोनों में करी जाती है, करंट में भी प्रॉफिट बढ़ाना है आपने, कैपिटल में भी बढ़ाना है। लेकिन इसकी बात करूं, एकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ किस लिए करे जाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में करे जाते हैं ताकि उसको ठीक करे, फिर कैपिटल से करंट को ठीक कर लेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको सिर्फ किया जा रहा है किस लिए, इसके डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए। क्लियर। लास्ट आपके पास आता है इसका अल्टरनेट नेम क्या है भाई, ये आएगा अबव द लाइन आइटम से। ये अबव द लाइन आइटम्स में आते हैं आपके, और इनको क्या बोला जाता है, इनको ऑटोनॉमस आइटम बोला जाता है। और ये ऑटोनॉमस, और ये ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट को क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है। अब ये आइटम क्या है, ये बिलो द लाइन आइटम है, ठीक है। बिलो द लाइन आइटम है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक ये जरूरी है पढ़ना भाई आपके लिए, ये हो गया और ये हो गया, ये सारी चीजें की पॉइंट्स हैं, इसके दिमाग में डाल लो, क्योंकि अबव द लाइन आइटम से ही क्वेश्चन आता है इसका, और बिलो से इसका। क्लियर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो और ध्यान से इसको कहीं छुपा के रख लो, आएगा पेपर में। चलते हैं अगले लास्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पॉइंट पे। लेकिन इन दोनों से ना, इन दोनों टॉपिक से लास्ट ईयर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या था, कैसे था, वो तो आपको ये कंसेप्ट पढ़ के ही समझ में आएगा। एक बार देख लेते हैं डेफिसिट इन बीओपी। मैंने तुम्हें बताया था भाई, बीओपी एक ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें 4 तरीके के नेचर की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आती है, यूनिलेटरल, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांजैक्शन। अब डेफिसिट इन बीओपी क्या होता है भाई, देखो
जरूरी नहीं है कि हमारा बीओपी हमेशा बैलेंस ही आए, लेकिन जो हमारा जो सरप्लस बीओपी होता है, हमारा जो सरप्लस बीओपी होता है, और ये कब बनता है, जब आपकी रिसिप्ट क्या है, ज्यादा है आपकी पेमेंट से, मतलब आपको फॉरेन एक्सचेंज मिला ज्यादा लेकिन आपने पेमेंट बहुत कम करी, तो ये हमारे लिए दिक्कत नहीं देता, हमारे देश में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम कब बनती है, जब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेफिसिट में। जब भी डेफिसिट बीओपी बनता है तो हमारे देश में प्रॉब्लम आना क्या हो जाती है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपकी रिसिप्ट क्या होंगी, कम होंगी आपकी पेमेंट से। और ये कब अराइज होता है, जब आपकी जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जितनी भी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है उनसे आने वाला इनफ्लो क्या था फॉरेन एक्सचेंज का, बहुत कम पड़ गया, और जो जाने वाला आउटफ्लो था वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला है, जो डेफिसिट बीओपी होता है वो क्या होता है भाई, रिसिप्ट आपकी कम है, आपको मिला कम और आपने पे ज्यादा किया। ऐसा कब होगा, जब आपकी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन से आने वाला इनफ्लो क्या है, बहुत कम है, लेकिन आउटफ्लो क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब आपने पे ज्यादा किया, रिसीव कम किया, इसे हम बोलते हैं डेफिसिट इन बीओपी। फिर इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन बोला जाता है जिनको, इधर उधर करने के बाद उसको हम ठीक कर देते हैं, जिससे कि हमारा बीओपी किस में आ जाता है, एक बैलेंस स्टेट में आ जाता है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है भाई, ट्रेड डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली करंट अकाउंट का पार्ट बनता है। करंट अकाउंट में तीन चीजें होती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल। ठीक है, तो जब इनसे मिलने वाली रिसिप्ट आपकी कम है लेकिन आपने पेमेंट ज्यादा करी है, मतलब आपकी पॉजिटिव साइड क्या है, कम है, लेकिन आपकी नेगेटिव साइड क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। एक और चीज, ये तो आपने देख लिया, रिसिप्ट क्या है आपकी बहुत कम है, पेमेंट आपकी क्या है, ज्यादा है। क्या क्या चीजें आती हैं भाई इसमें, एक आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर मिलेगा, विजिबल मिलेगा, और इनविजिबल ट्रांजैक्शन भी मिलेंगी। ठीक है, तो इनकी वजह से जब आपकी डेबिट साइड क्या हो भाई, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, मतलब दिया ज्यादा मिला कम, तो ट्रेड डेफिसिट बन जाता है। और ट्रेड डेफिसिट उस टाइम पे भी आपको देखने को मिलता है, जब ट्रेड डेफिसिट कब और देखने को मिलेगा, इवन व्हेन आपने क्या करा हो, यूनिलेटरल और सर्विसेज में। ठीक है, मतलब जो आपकी इनविजिबल ट्रेड है उसको चाहे जितना भी ज्यादा किया हो तब भी आपको ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो उससे ज्यादा ना हो जिसकी हमें जरूरत हो। ठीक है, आपने बहुत ट्रांजैक्शन करी लेकिन फिर भी आपकी डेबिट साइड क्या हो रही है, कम हो रही है, तब तो भी ट्रेड डेफिसिट बनेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बोलते हैं, और इस सिचुएशन को ठीक करा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये करंट अकाउंट है, उसको कैपिटल अकाउंट ठीक कर देगा। ठीक है, अभी मैंने डिफरेंस में बताया था, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है ये वाला। अब हम साथ के साथ आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूएशन में, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज पे, कुछ छोटी छोटी चीजें तीनों सिस्टम में बता के खत्म करेंगे। क्लियर, साथ में बने रहो, इसके क्वेश्चन नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, करके रख लेना, चेक करेंगे। ठीक है, तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है भाई, बहुत छोटा सा चैप्टर है तुम्हारी बुक में, ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन इस साल जो सीबीएसई खेल चल रही है ना अपना, वो कुछ चैप्टर जिनकी वेटेज बहुत कम रही थी हमेशा से, उनको कुछ ज्यादा वेटेज में दे रही है, और जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करके जाते हो वो चैप्टर बहुत कम मार्क्स में आपको मिलता है। ठीक है, इसीलिए हर चैप्टर को बहुत बारीक से लेके चलना है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 19 तारीख आराम से भाई, बहुत करीब नहीं है इतना, एक हफ्ता तो आपके पास है ही है। ठीक है, तो पहले देखते हैं भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। भाई ये एक ऐसा रेट होता है जिसमें आप अपने देश की डोमेस्टिक करेंसी को किसी और फॉरेन करेंसी के साथ क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, तो वो रेट जिसपे आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को किसी और देश की करेंसी में चेंज करते हो, उसे क्या बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है। क्लियर है ये चीज। अब देखा जाए टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, और अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, मान लो कि तुम्हारे रुपीस की कीमत अभी क्या है, तुम्हारे पास 100 रुपए। ठीक है, $1 अभी कितने रुपए का चल रहा है, 86 रुपीस का चल रहा है। तो अगर $1 में आपको $1 चाहिए तो आपको कम से कम कितने रुपए देने पड़ेंगे, 86 रुपीस देने पड़ेंगे। तो इट मींस आपके करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी लगाई जा रही है, 86। ठीक है, मतलब $1 अगर आपको मिलेगा तो 86 रुपीस आपके जाएंगे। तो ये जो बीच में रेट चल रहा है ना कि $1 इक्वल टू इतना, इसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है। क्लियर। अब इसे डिटरमाइन करने के भाई हमारी इकोनॉमी में 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम है। पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल फिक्स रहता है भाई, इसमें सेंट्रल बैंक का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, मतलब आरबीआई का। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोला जाता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है बहना। ठीक है, बेसिकली ये फ्लोट करता है। फ्लोट करवाता कौन है, मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट आता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। भाई ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशन मिक्स है। ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब यहां पर गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है और डिमांड एंड सप्लाई भी। सबसे पहले ये काम करते हैं, उसके बाद ये इंटरवेंट करके उसको अपनी लिमिट के साथ क्या कर देता है, सेट कर देता है। तो यहां पर हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। अब मैं इसका तीनों का डिफरेंस आपको दूंगा और फ्लो में हम करके 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लेंगे और ये चैप्टर खत्म। इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ और कंटिन्यू करते हैं। भाई मैंने तुम्हें ये बता दिया कि फिक्स एक्सचेंज, हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और उसके कितने तरीके के सिस्टम है। 3 तरीके के बताएं। फिक्स बता दिया जिसको पैगिंग बोलते हैं,
मैंने आपको फ्लोटिंग बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि एक मैनेज फ्लोटिंग भी होता है। अब इन तीनों के बीच में, तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनके बीच में मैं डिफरेंशिएशन के थ्रू डिफरेंशिएट करके मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आते हैं भाई फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पे। इट रेफर टू द रेट सेट एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें करेंसी का रेट कौन सेट करता है? सेंट्रल बैंक करता है, जो कि एज अ गवर्नमेंट बॉडी इसमें काम कर रहा है। तो बेसिकली इसीलिए इसको फिक्स बोला जाता है, क्योंकि इसे ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। इस रेट को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर है व्हेन करेंसी प्राइस इंक्रीज, और देखा जाए इस रेट में जब करेंसी के प्राइस को बढ़ाया जाता है उसे रिवैल्यूएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन बोलते हैं। और जब करेंसी के प्राइस डिक्रीज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट का पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट आता है स्पेकुलेशन, मतलब सट्टाबाजारी, जो जुआ हम लोग खेलते हैं। तो स्पेकुलेशन अराइज व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहां पर लोग तब स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जब गवर्नमेंट खुद अपनी पॉलिसीज को क्या करती है? चेंज करती है। उसके बाद लार्ज रिजर्व रिक्वायर्ड, और यहां पर देखा जाए अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व की जरूरत होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जब भी डॉलर, मान लो कि डॉलर है, उन्हें अगर वो वीकर वैल्यू पे मिल रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदते हैं, और जब वो महंगा हो जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं। तो उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? रिजर्व बना के रखना होता है इस एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए। क्लियर? फिर है पैरिटी वैल्यू। इसमें देखा जाए पैरिटी वैल्यू क्या होती है? जब आप अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी अदर मेटल्स में या किसी भी प्रीशियस एलिमेंट में आप उसकी वैल्यू को टाई कर देते हो, फिक्स कर देते हो, उसे पैरिटी वैल्यू बोला जाता है। और पैगिंग क्या होता है? पैगिंग में भाई जब अपने देश की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू किसी और देश की करेंसी की वैल्यू के साथ क्या हो जाती है? टाई अप हो जाती है, उसे पैगिंग बोला जाता है। इसीलिए इसको पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें, फ्लोटिंग का मतलब होता है बहना। ठीक है, तो इट रेफर टू द रेट विद चेंजेस विद चेंज इन मार्केट। तो देखा जाए एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम जो कि कैसे कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे मार्केट में चेंज आता है वैसे वैसे अगर आपके एक्सचेंज रेट में भी चेंज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोला जाता है। कंट्रोल बाय डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्स इसको कंट्रोल करती है, इसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा हक है इस पे। और इसमें अगर करेंसी के प्राइस बढ़ते हैं उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन बोलते हैं। करेंसी प्राइस अगर इसमें घट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम दैट हैपन नॉर्मली। और देखा जाए स्पेकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें ये काम बहुत नॉर्मली होता है, क्योंकि अगर चीजों के दाम बढ़ेंगे, ठीक है, अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? उसको बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। ठीक है, अगर किसी चीज के प्राइस बहुत कम है तो उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदा जाएगा। सॉरी, अगर किसी चीज के प्राइस बहुत कम है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो लोग अगर डॉलर सस्ते पे मिल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, और जैसे ही उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग उसको बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारा काम तो किसका है? डिमांड एंड सप्लाई का है। तो इसमें स्पेकुलेशन बहुत नॉर्मल है। फिर नो लार्ज रिजर्व रिक्वायर्ड, इसमें क्या करना पड़ता है? अपनी वैल्यू को, अपनी फिक्स अपने एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिजर्व चाहिए, क्योंकि जैसे वो नीचे या अप होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे करेंसी को उस पर लगाना पड़ेगा ताकि वो वापस से उसी वैल्यू पे आ जाए। तो इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो मार्केट पे चल रहा है पूरा। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, भाई ये क्या है? ये एक ऐसा रेट है जो कि मार्केट के हिसाब से भी चलता है और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी इसमें है। मतलब ये एक तरीके का क्या है? हाइब्रिड सिस्टम है, दोनों का मिक्सचर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। इसमें जो चीजें करी जाती हैं, जैसे देखा जाए सबसे पहले इसमें क्या होता है? मार्केट फोर्सेस से एक रेट डिटरमाइन हो गया। अगर वो हमारी लिमिट के, अगर वो हमारे एक्सचेंज रेट के लिमिट में बिल्कुल है, थोड़ा बहुत अप डाउन है तो उससे चलता है, लेकिन ज्यादा है तो वहां पे सेंट्रल बैंक इंटरवेंट करता है। मतलब वो अपनी दखलंदाजी करता है और उसको क्या करने की कोशिश करता है? रिजर्व लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करता है, अपनी लिमिट में लेके आता है। तो यहां पर मार्केट भी काम कर रहा है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? डर्टी फ्लोटिंग कहलाती हैं। एक्सचेंज रेट नीदर फिक्स नॉर फ्रीली, यहाँ पे ना ही वो फिक्स रह पाता है ना ही फ्रीली रह पाता है। ठीक है, दोनों के मिक्सचर से चल रहा है। फर्स्टली एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है मार्केट से, फिर गवर्नमेंट इंटरवेंट करके इसको सेट कर देती है। क्लियर है? ये थे आपके तीनों टॉपिक। आप चलते हैं डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन पे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और हमारा चैप्टर खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो भाई मैंने तुम लोगों को तीनों तरीके के सिस्टम बता दिए। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले डीवैल्यूएशन क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी, या तो गवर्नमेंट या कोई मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है? एक ऐसी अथॉरिटी जिसका काम क्या है? सिर्फ पैसे की देखरेख करना। ठीक है, वो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। ऑफ कंट्री ऑफिशियली लोअर द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब वो ऑफिशियली अपने ही देश की करेंसी की वैल्यू को क्या कर देती है? नीचे कर देती है उसकी वैल्यू को, इसे डीवैल्यूएशन बोला जाता है। क्लियर है ये चीज?
इट टेक प्लेस बाय द गवर्नमेंट अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। ये चीज याद रखना, डीवैल्यूएशन किस में होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डीवैल्यूएशन का मतलब तो पता है, लेकिन ये किस सिस्टम का पार्ट है हमें ये नहीं पता। उसके बाद रीवैल्यूएशन की बात करूं, सेम डेफिनेशन आपको यहां पे रखनी पड़ेगी, बस ये जो आपने लोअर लिखा है इसकी जगह क्या रख दोगे? राइज रख दोगे। क्लियर? तो देखा जाए जब व्हेन गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री ऑफिशियली राइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब वो खुद से अपने देश की वैल्यू को क्या कर देते हैं, करेंसी की वैल्यू को वो बढ़ा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन बोलते हैं। और देखा जाए ये भी क्या है, इसकी तरह सेम है, ये भी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही किया जाता है। तो ये टॉपिक क्लियर। अगला देखो भाई, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ये अकाउंटिंग टर्म है, ये आपको पता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट होता है। यहां पर उसी चीज की वैल्यू क्या हो जाती है? धीरे धीरे बढ़ जाती है। When there is a rise in value of domestic currency in term of foreign currency, तो जब भी आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होने लग जाए? बढ़ने लग जाए, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? और वो भी रीजन क्या है? ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि ये किस तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम में वर्क करती है भाई? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जिसमें हमारी जो मार्केट फोर्सेज हैं वही डिटरमाइन करती हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है। क्लियर हो गई ये चीज? तो जब वैल्यू बढ़े, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, इसे क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटने लग जाए ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए तो मैं उसे क्या बोलूंगा? डेप्रिसिएशन। और ये भी किसमें होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है? बस यही टॉपिक था, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे अपने इस चैप्टर के। ठीक है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, लास्ट पार्ट बचा हुआ है हमारे चैप्टर का। ध्यान से देखो, बहुत इजी टॉपिक है, तुरंत समझ में आएगा। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती कब है? जब भी आप इंपोर्ट या डायरेक्ट परचेज करते हो, कहां से? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। बाहर से आप अमेरिका से कुछ चीजें खरीदोगे तो आपको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? इंपोर्ट करने के लिए आपको उस करेंसी में पेमेंट करनी है, या आपने डायरेक्ट कुछ परचेज कर लिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, आपने अगर इन्वेस्टमेंट करिए कहां पे? अब्रॉड में, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी चाहिए, उसकी डिमांड बढ़ेगी। रेमिटेंस टू अब्रॉड, आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव को फॉरेन में पैसे भेज रहे हो, तो अपने इंडिया की करेंसी तो नहीं भेजोगे, आप उसे कन्वर्ट करके वहां भेजोगे, तो इसके लिए भी डिमांड बढ़ती है इसकी। टूरिज्म, विजिट टू रो का मतलब है अगर आप विजिट कर रहे हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे मैं दुबई जा रहा हूं, तो मैं दुबई जाऊंगा तो इंडियन करेंसी लेके थोड़ी जाऊंगा, तो मैं बैंक से उसको चेंज कराऊंगा, तो मैंने क्या करी? डिमांड करी। तो ये तो डिमांड है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ रही है, ये वो फैक्टर है। अब उसके सोर्सेज देखते हैं, जैसे सप्लाई बढ़ती है, अगर एक्सपोर्ट करते हो, आप अपना माल बाहर भेज रहे हो, तो वो आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली या तो कोई आपसे डायरेक्ट परचेज कर रहा है, ठीक है, वो विजिट आपके देश में आए हैं तो कुछ परचेज करेंगे, तो आपको क्या देंगे? इंडियन करेंसी देंगे। फॉरेन एक्सचेंज आपके साथ आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो लोग आपकी कंट्री में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे भी मिलेगा। अगर कोई आपको, आपका दोस्त या आपका भाई अगर वहां पे है, वो आपको पैसे भेज दे, तो ये भी सप्लाई हो रही है यहाँ पे। फॉरेन विजिटिंग द कंट्रीज, अगर फॉरेनर आपके देश में आ रहे हैं, जैसे इंडिया गेट देखने आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं, इससे भी फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करूं तो भाई एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा मार्केट है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये भिंडी बाजार नहीं है आप गए और लेके आ गए सब्जी, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये एक वर्चुअल मार्केट है जिसमें करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है। इसमें बैंक है, कमर्शियल हमारे जो कमर्शियल बैंक है, हमारे सेंट्रल बैंक है, इसमें फर्म है, इंडिविजुअल फर्म भी है। ठीक है, तो ये सारे ब्रोकर भी बैठे हुए हैं इसमें। और एक ऐसा मार्केट जो सिर्फ करेंसी को ट्रेड करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम है। इसके फंक्शन क्या है? सबसे पहले ट्रांसफर। ये ट्रांसफर फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? जितने भी आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, या फिर अमाउंट ऑफ मनी है जो आपने ट्रांजैक्शन के दौरान इंपोर्टर को देनी है, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ जानी है, तो इसके ट्रांसफर का काम कौन करता है भाई? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता है। क्रेडिट की बात करें, अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, आप अगर सामान मंगा रहे हो लेकिन आप पैसे दोगे 2 महीने बाद, तो बिल्स ऑफ रिसीवेबल हो गया, आपका बीआर हो गया, बीपी हो गया, इनके मैच्योरिटी पीरियड की बात हो गई, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट गारंटी लेता है ताकि इंपोर्टर को गुड्स मिल सके, उनका पोसेशन वो ले सके और बेचने के बाद 3 महीने बाद वो पेमेंट कर सके। हैजिंग फंक्शन की बात करें, इंपॉर्टेंट है हैजिंग फंक्शन। हैजिंग फंक्शन क्या होता है? जब एक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर या फिर दो पार्टीज एक जगह खड़े होते हैं और एक ट्रांजैक्शन करने के लिए उस पर्टिकुलर डे पे जितना भी रेट चल रहा होता है उसको फिक्स कर लेते हैं और किसी फ्यूचर डेट पे उसकी क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे ए और बी दो पार्टनर, ठीक है, ये दो बंदे हैं, ये आज की डेट में मिले और कहते हैं कि ना हम 13 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करेंगे, 13 लाख रुपए की। तो आज अगर एक्सचेंज रेट हमारा 13 लाख के हिसाब से सही है, तो उन्होंने फिक्स कर लिया कि अब अगर मैं फ्यूचर में भी कभी ट्रांजैक्शन करूंगा ना, तो आज का रेट फिक्स रहेगा। मतलब अगर मैं अगले महीने भी ट्रांजैक्शन करूं, ये लेन देन अगले महीने करूं, तो हम किस पे करेंगे? 13 लाख पे। इससे क्या होता है? रिस्क थोड़ा कम रहता है, फ्लक्चुएशंस नहीं आती।
काइंड ऑफ फॉरेन मार्केट की बात करें भाई, पहले होता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है उसी जगह, ठीक है। तो जब बायर एंड सेलर दो पार्टीज एक टाइम पे मिलके फिक्स कर देते हैं कि आज इसी पे हमें ट्रांजेक्शन करनी है, उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो उसी टाइम पे ट्रांजेक्शन कर देते हैं, ठीक है। जब स्पॉट मार्केट में क्या होता है, जब दोनों पार्टीज उस पर्टिकुलर टाइम पे ही ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर लें, ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, स्पॉट मार्केट, जिसमें ट्रांजेक्शन तुरंत हो जाती है। फॉरवर्ड मार्केट की बात करें, ये बिल्कुल ये हेजिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, आज एक प्राइस डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं, और उसको उस डेट को कब यूज करते हैं, जब फ्यूचर में आते हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए, आज उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आने वाले टाइम में हम 13 लाख रुपए पे ही ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हेजिंग फंक्शन का यूज करके फॉरवर्ड मार्केट में वो ट्रांजेक्शन कहां चली जाएगी, आगे चली जाएगी, और जब उन्हें करनी होगी तो उसी रेट पे कर दिया जाएगा। यहां पर चैप्टर खत्म होता है, दोनों चैप्टर खत्म हो गए। ध्यान से इसको कर लेना, डिस्क्रिप्शन में 5-5 क्वेश्चन है, 5-5 एमसीक्यू होंगे, उन्हें कर लेना। और भाई मेहनत करते रहो, सुबह आपकी डेवलपमेंट की वीडियो आ जाएगी 11 या 12 बजे, ठीक है। और ये आपका चैप्टर खत्म, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।